नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं और आज का वीडियो सिर्फ सवाल के बेस पर होगा। जो भी आप कमेंट करते हैं, आप हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं जो भी आपके सवाल होते हैं, कमेंट आप मुझे करते हो, मैं उनका जवाब डायरेक्टली नहीं देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैंने उसी पर आज एक वीडियो बनाया है जहां पर आपके क्वेश्चन और आंसर्स के यहाँ पर सवाल देने वाला हूँ। तो आपके सामने एक चार्ट आएगा जिसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं, जिन्होंने भी पूछे हैं, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर चार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपने क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन की है एग्जैक्टली, किसी ने इंग्लिश में पूछा है, किसी ने हिंदी में पूछा है, तो उनसे रिलेटेड मैंने सारे सवालों के जितने भी सवाल थे सभी को एकदम एक्सट्रैक्ट तरीके से हिंदी किया है और फिर आपको बताऊंगा कि क्या आपने फिलहाल पूछा है। ठीक है, तो जो भी आज का वीडियो होने वाला है वो क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने एग्जैक्टली पूछा क्या है। पहला कमेंट तो है 113.7% आईडीए के बजाय 51.8% कैसे आया, कृपया विस्तार से समझाइए, धन्यवाद। ये सवाल पूछा था। उसके बाद सेकंड सवाल पूछा था, थर्ड पीआरसी लागू होने पर एमटीएनएल में क्या होगा। ठीक है, तीसरा सवाल था आपका, कमाल कर रहे हो भैया, जब पे स्केल ही कम है तो पॉसिबल कैसे है कि नए पे स्केल ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेग्नेशन पर पहुंच रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी जवाब होगा मेरे पास, मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथा सवाल है कि मैं 2018 में रिटायर हुआ था, मेरी बेसिक थी, जो बेसिक पेंशन उनकी थी 23,260 रुपए, अब मेरी कितनी पेंशन बढ़ेगी अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो। ठीक है, पांचवा सवाल था 2018, 2019 और 2020 के पेंशन भोगियों के बारे में क्या है अपडेट, यानी कि उनको थर्ड पीआरसी के बाद कितना लाभ होगा वो हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद पेंशन भोगियों को तो इंक्रीमेंट लगता ही नहीं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि पेंशन जो पेंशनर्स है उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है तो उनको क्या फायदा होगा थर्ड पीआरसी में। ठीक है, वो बताइए। तो जो भी आपके कमेंट्स थे सारे सवालों के जवाब दूंगा बैक टू बैक। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जो भी अपडेट रहती है पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं, तो जो आपके सवाल है वो पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा बैक टू बैक। ठीक है, तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन एंड आंसर है 22 दिसंबर के टाइम पे। पहला सवाल है 113.7% आईडीए के बजाय 151.8% कैसे आया, इसका क्या गणित है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला पॉइंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकंड पीआरसी में जो आईडीए मर्ज किया गया था वह 68.8% था, जो कि 1/1/2007 से लागू था। ठीक है, अब जब थर्ड पीआरसी आई यानी कि 1 जनवरी 2017 की जब बात आई तो उस समय तक का कुल आईडीए 119.5% हो चुका था। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि 51.8% का लॉजिक क्या है। देखिए, बहुत से लोग 119.5% में से पुराने यानी कि 68.8% को घटाकर देखते हैं, जिससे उनका लगभग 50.7% या फिर 51 का अंतर दिखाई देता है। ठीक है, देखिए असली बात तो यह है कि थर्ड पीआरसी में नियम यह है कि 1/1/2007 को जो आईडी 119.5% था उसे 0 कर दिया जाएगा और उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन में जो 119.5% फैक्टर का इस्तेमाल होता है, न कि केवल 51.8%। ठीक है, तो 51.8% केवल एक आंतरिक हिस्सा है जो पिछली बार के मुकाबले बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिलहाल आईडीए तो 233.3% चल रहा है, उसमें से 119.5% यानी कि 2017 तक का, 2007 से 2017 तक का आईडीए आपकी बेसिक सैलरी मर्ज हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जो बच जाएगा यानी कि 113.8% जो आईडीए बच जाएगा, क्या वो हमें आगे यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक का आईडीए प्लस होके मिलेगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये जो आईडीए है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आईडीए था ये 233.3% जितना भी आईडीए है यानी कि 2007 से लेकर 2025 तक का जितना भी आईडीए बड़ा है यानी कि 233.3% या फिर 233.2% भी बोल सकते हैं, तो वो जो आईडीए है वो आईडीए 0 हो जाएगा। अब वो इसलिए क्योंकि वो आईडीए था सेकंड पीआरसी का 2007 की पे स्केल के हिसाब से। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, अब आईडीए तो 0 हो जाएगा तो आपको 51.8% क्यों मिलता है। अब देखिए सरकारी इंडेक्स के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू हो चुका है। अब थर्ड पीआरसी तो भैया 2017 में लागू हो गया,
या फिर हो जाना था, अगर हो जाता तो अभी तक 2025 तक अगर मान के चलिए कि थर्ड पीआरसी जो है आपका, जो अभी लागू नहीं हुआ है, वो 2017 में लागू होना था और उसी टाइम पे हो जाता तो 2017 से लेकर 2025 तक का आपका आईडीए कितना प्लस हो जाता, मतलब 8-9 साल में आपका आईडीए 100% समथिंग 51.8% तो हो ही जाता, मतलब इससे ज्यादा ही हो जाता, 60% प्लस चला जाता आपका आईडीए। तो लेकिन सरकार ने सरकारी डेटा के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको आईडीए दे दिया है कि 51.8% अभी आपका आईडीए बन रहा है। वो आईडीए आपकी सैलरी में जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगा तो 0% आईडीए नहीं रहेगा और वो प्लस हो गया, यानी कि 51.8% आईडीए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगी इससे आपकी सैलरी। ठीक है, ये है हमारा जो आपने सवाल पूछा था उसका ये जवाब है। ठीक है, फिलहाल हम सेकंड सवाल की ओर जाते हैं, एमटीएनएल में थर्ड पीआरसी लागू होने पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एमटीएनएल की स्थिति बीएसएनएल से थोड़ी सी अलग और जटिल है। अब देखिए यहां पर बात आती है कि बीएसएनएल थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि बीएसएनएल में मुंबई और दिल्ली को छोड़कर इंडिया के ऑल सर्कल शामिल है। ठीक है, लेकिन मुंबई और दिल्ली एमटीएनएल में है, तो यहां पर देखा जाए तो बीएसएनएल काफी बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज दोनों ही कंपनी पर लागू होती है, क्योंकि दोनों पीएसयूएस की कंपनी से। ठीक है, तो डीपीए की देखिए यहां पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज की तरफ से क्या बोलती है, डीपीए की गाइडलाइंस कहती है कि भैया जो पीएसयू घाटे में चल रहा है, यानी कि घाटे में चल रहा है मतलब नुकसान में है, थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकते। अब एमटीएनएल अभी भारी घाटे में है, मतलब एमटीएनएल तो एक हिसाब से देखा जाए डूबती नहीं है। पेंशन का मुद्दा है, पेंशन का जो इशू है, एमटीएनएल के वे कर्मचारी जो सरकारी सेवा से आए थे उनकी पेंशन सरकार यानी कि जोड़ देती है। अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो पेंशनर्स को इसका लाभ सीधा मिलेगा। ठीक है, लेकिन वर्किंग कर्मचारियों के लिए सरकार को विशेष छूट यानी कि वेवर देनी होगी। बीएसएनएल में थोड़ी सी है, मतलब थोड़ी सी उम्मीद है कि अफोर्डेबिलिटी लॉस हट सकती है, क्योंकि बीएसएनएल प्रॉफिट में है, लेकिन एमटीएनएल में वो उम्मीद नहीं है फिलहाल। ठीक है, आपका जवाब है कि भैया एमटीएनएल जो भी है वो भारी नुकसान में है, तो उनके कर्मचारियों को बहुत मुश्किल है कि थर्ड पीआरसी लागू होने पर फायदा हो जाए। ठीक है, पेंशनर्स को हो सकता है क्योंकि वो डॉट से पेंशन लेते हैं, है ना। अब देखिए हमारे तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम, पे स्केल कम और स्टैग्नेशन की समस्या। ठीक है, ये एक सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे। देखिए जो सब्सक्राइबर ने पूछा वो लगभग सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब नया पे स्केल छोटा होता है और इंक्रीमेंट की गुंजाइश कम होती है तो कर्मचारी स्टेग्नेशन यानी कि वेतन वृद्धि, जो उनकी वेतन में जो उनकी सैलरी मिलती है उनमें ठहराव हो जाता है। ठीक है, पर पहुंच जाते हैं। अब थर्ड पीआरसी में अगर पे स्केल को पर्याप्त रूप से ऊपर की ओर नहीं बढ़ाया गया तो सीनियर कर्मचारी अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाएंगे और उनका सालाना इंक्रीमेंट रुक जाएगा। जैसे कि जो पुराने 4 से 5 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ या फिर थर्ड पीआरसी लागू करते टाइम ज्यादा फिटमेंट फैक्टर से सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई तो उनका तो ठहराव हो जाएगा। भले उन्होंने 5 साल काम किया हो, उनको तो उतना ही कम से कम ही पैसा मिलेगा ना। तो अगर सैलरी इंक्रीमेंट होगी तो कम से कम उनको 5 साल का लगेगा कि चलो हमने 5 साल कंपनी को दिए तो ज्यादा ही पैसा आया है हमको। ठीक है, अब देखिए सीनियर कर्मचारी अधिकतम सीमा पहुंच जाएगा और उनका सालाना इंक्रीमेंट रुक जाएगा। यही कारण है कि यूनियन मांग कर रही है कि पे स्केल को बढ़ाकर रखा जाए। ठीक है, तो फिलहाल आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बाद चौथा सवाल आता है, 2018 में रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन, यानी कि एक मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि उनकी पेंशन, वो 2018 में रिटायर हुए और उनकी पेंशन कितनी थी, 23,260 रुपए थी। और उनका पूछना है मुझसे, उनका सवाल है कि भैया अगर थर्ड पीआरसी लागू होती तो मेरी पेंशन में कितनी इंक्रीमेंट होती है। तो अगर आपकी बेसिक पेंशन है वो 23,260 थी और थर्ड पीआरसी 0% फिटमेंट फैक्टर, चलो मान के चलते हैं 0 फिटमेंट फैक्टर, अभी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की मांग है 15% देना चाहिए सरकार को, और सरकार बोल रही है कि भैया मैं 5% दूंगी, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वाला वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर अब कितना निकल कर आता है, 5% तो होगा ही। ठीक है, इससे कम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी इनकेस अगर 0% फिटमेंट दे दिया तो हमने क्या है 0% से निकाला है के बाद आपकी पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए यहाँ पर आपकी बेसिक पे कितनी है, 23,260 रुपए है। ठीक है, अब आपका आईडी यानी कि 2000, अब जो आपकी पेंशन रिवीजन कब होगी, 2017 के हिसाब से होगी। तो 2017 में आईडी कितना चल रहा था, 119.5%। भले थर्ड पीआरसी हो या फिर पेंशन रिवीजन, दोनों में एक ही आईडी जुड़ेगा 119.5%।
ठीक है। तो आपका जो बेसिक सैलरी थी उसका 119.5% कितना होता है, लगभग 27,795 रुपए। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया हमने क्या किया, आपकी पुरानी सैलरी और 119.5% यानी कि जो 27,795 रुपए और 23,260 रुपए को जोड़ दिया, तो कितना निकल कर आया, कुल मिला के 51,055 रुपए, ठीक है। तो यहां पर देखिए पेंशन का मतलब यह है, इसका 50% यानी कि लगभग 25,527 रुपए इसमें फिर नया आईडीए जुड़ेगा। क्योंकि देखिए यहां पर मैंने पहले भी आपको इसके पहले वाले कमेंट में भी बताया था कि जो आईडीए है 51.8% आईडीए वो आपको जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 0% फिटमेंट के साथ आपका थर्ड पीआरसी लागू होगा, उसके बाद आपका आईडीए मर्ज हो जाएगा, लेकिन आपका आईडीए जीरो नहीं होगा, आपका आईडीए रहेगा 51.8% जुड़ के आएगा, तो वो पेंशन में भी जुड़ के आएगा, ठीक है। तो भैया आपकी पेंशन कितनी हो रही है, आपका पुराना यानी कि 119.5% आईडीए और आपकी बेसिक पेंशन उस टाइम यानी कि कितनी थी 23,260, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने बताया, दोनों को मर्ज करेंगे तो 50,055 रुपए बनेंगे, ठीक है। तो उस 50,055 का 51.8% अगर हम जोड़े तो 25,527 रुपए आता है, ठीक है। तो ये भी जुड़ेगा, तो मतलब आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि 50,000 और 25,000 मतलब 75,000-76,000 के समथिंग आपकी जो पेंशन है वो पहुंच जाएगी। तो भैया ये 0% फिटमेंट पर हमने कैलकुलेशन किया है, इसमें 15% फिटमेंट ऐड नहीं किया है, ठीक है। अगर सरकार 5% फिटमेंट देती है या 10% देती है तो उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपकी जो पेंशन है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। पांचवा सवाल आता है हमारा 2018 में, 2019 में और 2020 में पेंशनर्स का क्या होगा अगर पीआरसी लागू होती है तो, ठीक है। जो भी पेंशनर्स है 2018 में रिटायर हुए, 2019 में या फिर 2020 में रिटायर हुए, उन पेंशनर्स का क्या होगा, थर्ड पीआरसी का कितना असर पड़ता है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो पेंशनर्स है जो थर्ड पीआरसी की प्रभावित तारीख यानी कि इफेक्टिव डेट 1/1/2017 के बाद रिटायर हुए, तो भैया देखिए इन्हें प्रो राटा के आधार पर लाभ मिलेगा, ठीक है। अब इनकी पेंशन नए बेसिक आधार पर फिर से रिवाइज की जाएगी, इन्हें 2017 से लेकर रिटायरमेंट की तारीख तक का एरियर्स भी मिलना चाहिए, लेकिन ये सब सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है। भैया देखिए ये रिटायर हुए 2017 मतलब 2018, 19 और 2020 में, ठीक है। तो 2017 में फिक्सेशन डेट थी आपकी, इफेक्टिव डेट, ठीक है। वहां से लेके आप जब भी रिटायर हुए तो वहां तक का आपको एरियर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो चाहेगी वही होगा, ठीक है। सरकार मंजूर करती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिलहाल पांचवा कमेंट का आपको जो भी सवाल था उसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब हमारा छठा सवाल है, पेंशनर्स को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जो बात है ये तकनीकी रूप से सही है। एक बार रिटायर होने के बाद आपकी बेसिक पेंशन फिक्स हो जाती है, उसमें सालाना 3% का जो कि कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो नौकरी के दौरान मिलता था, ठीक है। लेकिन पेंशनर्स को आईडीए यानी कि डियरनेस रिलीफ का लाभ मिलता रहता है, जो हर 3 महीने में बढ़ता है। पेंशन तभी बढ़ती है जब नया पीआरसी लागू हो या फिर सरकार कोई विशेष राहत दे दे। अब देखिए आप जो 3% इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, ना कि पेंशनर्स के लिए। पेंशनर की पेंशन है एक बार फिक्स हो जाती है तो नहीं बढ़ती है, फिर उनका जो डियरनेस रिलीफ है यानी कि डीआर वो बढ़ता रहता है, जो कि हर 3 महीने में बढ़ता रहता है, ठीक है। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। तो फिलहाल ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पीआरसी की जो फाइल है वो कहां पहुंची है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए फाइल कहां है, फाइल दूरसंचार विभाग यानी कि डोट और व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच में घूम रही है। अब देखिए अड़चन थोड़ी सी आ रही है, वित्त मंत्रालय का कहना है कि घाटे में चल रहे पीएसयू को पे रिवीजन देना मुश्किल है। मतलब कुल मिलाकर बात आती है अफोर्डेबिलिटी क्लोज। अफोर्डेबिलिटी क्लोज जब तक नहीं हटता तब तक हम नहीं, क्योंकि भैया आपका जो पीएसयू यानी कि बीएसएनएल कंपनी है वो घाटे में चल रहा है और हम इसको थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए मंजूर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए उम्मीद की किरण है, फिर भी बीएसएनएल और एमटीएनएल के यूनियनों ने दबाव बनाया हुआ है कि पेंशनर्स का पे रिवीजन वर्किंग कर्मचारियों से अलग करके देखा जाए, क्योंकि पेंशन सरकार के फंड से जाती है न कि कंपनी के मुनाफे से, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण आपकी पीआरसी अटकी हुई है, ठीक है, और हो सकता है 6 से 7 महीनों में लागू होगी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मेरे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जहां पर बताया था आपको कि
हो सकता है अगस्त के टाइम पे यानी कि 7 से 8 महीनों में लागू हो, इतना भी डिले हो सकता है। तो उन्होंने सपोर्ट भी किया है मेरा कि हाँ हो सकता है इतना डिले। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया आपका जो पेंशन रिवीजन है वो तो भैया थर्ड पीआरसी से अलग है बिल्कुल, क्योंकि आपको तो डॉट पेंशन देती है ना, कोई बीएसएनएल तो देती नहीं है। तो बीएसएनएल के घाटे और नुकसान से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपकी पेंशन रिवीजन जो पे रिवीजन है उससे डीलिंक हो जाए यानी कि अलग हो जाए तो पेंशनर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन हो जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉट अड़चन लेकर जरूर आएगी, क्योंकि इसके कुछ सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया जहां पर आपको बताया था कि डोट भी यही चाहती है कि भैया पहले पे रिवीजन करो फिर पेंशन रिवीजन मैं दूंगा, भले ही मैं पेंशन देता हूं आपको, ठीक है। तो डोट अड़चन पैदा कर सकती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात आती है थर्ड पीआरसी की लड़ाई अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट पाने की है। जैसे ही सरकार पेंशन रिवीजन को वर्किंग एम्प्लॉयज के वेतन से अलग यानी कि डीलिंग करेगी, रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डीलिंग हो जाएगा तो पेंशन रिवीजन तो हट जाएगा पूरी तरीके से। अब पे रिवीजन कितना टाइम लेता है वो बात की बात से है। फिलहाल मैंने जितने भी आपको कमेंट बताए थे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर के सवाल थे, उनके सारे जवाब आज इस वीडियो में मैंने दे दिए हैं। फिलहाल आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो या फिर आप न्यू व्यूअर हो और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।